और एमक्यूएम में एक शख्स को हासिल करने की लड़ाई तेज हो चुकी या दूसरा ग्रुप छोड़ चुका? क्या हो रहा है? आज एक अरसे के बाद एमक्यूएम के बोर्ड से एक मैसेज चला कि सब लोग एक जगह पर जाएं। आखिर किसने ये पैगाम दिया है? सनसनीखेज और आगे की सियासत का बड़ा अमल। दो मौलाना आपस में लड़ चुके या फिर मौलाना की लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बढ़ गई, और एक मौलवी साहब, या फिर मामला कुछ और है? संगीन धमकियां, संगीन नताइज और फिर आगे का माहौल क्या है? किस हद तक जोर लगाया था और क्या जोर लगाया था ताहिर शरीफ के हवाले से, लेकिन रब्बे करीम सुरखरू करने वाला है। और एक दूसरे के दस्त गिरेबान रहने वाले आज कहां मसरूफ रहे? आज वीकेंड था लेकिन कोई नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? तुझे क्या हो गया है अभी? जमाते इस्लामी की बी टीम भी सामने आ गई। जमाते इस्लामी कंप्रोमाइज है। जमाते इस्लामी किसी के कहने पर चल रही है। ये बात जमाते इस्लामी वाले ही कर रहे हैं। ये तहलका खेज रिपोर्ट आपके सामने हम रखने वाले हैं। एक तरफ एटमी प्लांट पर धमाका हो चुका, ताबकारी निकल चुकी, हजारों लोग क्या निशाना बनने वाले हैं, और किसके पानी के प्लांट को तोड़ फोड़ दिया गया है? आखिर वजह क्या हो रही है? बम रुक क्यों नहीं रहे? क्या आफाक अहमद ने ऐलान जो किया था अब वाकई में उस ऐलान के लिए घड़ियां आगे बढ़ने लग गई हैं? मामला किस तरफ जाने वाला है? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं कि एक्सक्लूसिव खबर, और एक्सक्लूसिव खबर बहुत ही सनसनीखेज है। एक अरसे के बाद एमक्यूएम के बोर्ड से एक पैगाम चला है। आखिर वो पैगाम क्या चला है और किसको हासिल करने की लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है? क्या उस शख्स ने अपना पूरे का पूरा वजन दूसरी तरफ रख दिया है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक्सक्लूसिव खबर, जो आपको अब तक नहीं मिली होगी। बड़ी अहम इत्तलात, लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह शर्त यह कि आपकी रफ्तार कम है, मगर मैं जानता हूं कि आपकी मोहब्बतें बेशुमार हैं। तो डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव और अंदर की खबरें, और अंदर की खबरों में सबसे पहला नुक्ता यह है कि एमक्यूएम के बोर्ड से एक बड़ी खबर चली है। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, आखिर तक मैं आपको बहुत सारी खबर देने वाला हूं। एमक्यूएम में अब तक जो लोग भी लापता किए गए या जो लापता हुए या जिन्हें दिया गया, वो आमतौर पर एमक्यूएम का इस वक्त का मौजूदा वो विंग के जिसे पीएसपी कहा जाता रहा है, और जो इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब या अनीस खान खानी साहब हमेशा से ये ऑन करते रहे कि उन्होंने लापता अफराद को लेकर वो आए, और लापता अफराद में वो लोग हैं कि जो कि साबका एमक्यूएम के कारकुनान थे। अब उसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है, इस बात को छोड़ दीजिए और इस बहस को छोड़ दीजिए, मगर इस वक्त एक बहुत बड़े नाम का मार्का चल रहा है, और वो बड़ा नाम के जिसे एमक्यूएम पे जब जवाल या एमक्यूएम पर जब ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो एमक्यूएम के तीन बड़े अहम हिस्से थे। एक एमक्यूएम की राब्ता कमेटी थी, एक एमक्यूएम की तंजीमी कमेटी थी, और एक मामला था एमक्यूएम की लंदन की क़यादत यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब। पहले अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उससे पहले ही एक पीएसपी फैक्टर बना, और उस पीएसपी फैक्टर के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को एमक्यूएम के लोगों को डालना शुरू किया गया, और फिर उसमें से जो कुछ लोग लापता हो गए और वो भी बाद में पीएसपी में आए। मगर एक ऐसा नाम था कि जिसकी वजह से बहुत सारे उस जमाने में एमक्यूएम की तंजीमी कमेटी राब्ता कमेटी से ज्यादा पावरफुल समझी जाती थी, क्योंकि उसी के अंडर में तमाम सेक्टर और यूनिट शामिल होते थे। जिस वक्त ये ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त उसके एक बड़ा अहम नाम जिसे हम्माद सिद्दीकी कहा जाता था वो लापता हो गए। पहले इत्तला आई कि वो दुबई के अंदर मौजूद है, बाद में ये इत्तला आई कि उन्हें दुबई से पाकिस्तान ले आया गया, लेकिन अभी तक ताहाल वो लापता है। लेकिन अब इत्तला आ रही है कि वो बहुत सारे
लोगों के साथ राब्तों में है। मुबैना तौर पर ये इत्तलात बहुत ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है कि वो जल्द सामने आने वाले हैं। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया मुबैना तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि वो बहुत सारे लोगों से राब्ते में, इनके हवाले से ये एक तस्वुर किया जाता था कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान में नहीं बल्कि उसी तरीके से माजी की रिवायत के मुताबिक इन्हें दिया जाएगा, या ये जाएंगे तो पीएसपी फैक्टर्स के साथ जाएंगे। मगर अब कुछ दिनों से उसमें गर्माहट शुरू हुई है। पिछले दिनों जब खास तौर पर उनकी वालदा की तबीयत नासाज हुई तो पहले अनीस खानी साहब वहां पर गए, लेकिन उससे कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार से लेकर कामरान फारूकी से लेकर कई लोग गए। अब कहानी ये हुई है कि उसके बाद ये तस्वुर किए जाने वाला लगा कि क्या हम्माद सिद्दीकी पीएसपी फैक्टर की जगह एमक्यूएम पाकिस्तान के इस फैक्टर के साथ आएंगे या नहीं आएंगे। अब मैं आपको दे रहा हूं एक बड़ी अहम कहानी और एक बड़ी अहम चीज। आज की तारीख याद रखिएगा कि आज तारीख क्या है। आज तारीख है 19 जुलाई। 19 जुलाई की सुबह ये खबर आई कि एक बार फिर हम्माद सिद्दीकी की वालदा की तबीयत नासाज है, और नासाजगी की वजह से वहां पर एमक्यूएम के बोर्ड से बहुत अरसे के बाद एमक्यूएम के बोर्ड से बाकायदा ये मैसेज चला कि के तमाम लोग उनकी इयादत के लिए जाएं। और इस हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी टीम के साथ सबसे पहले वहां पर पहुंचे, उसके बाद कामरान फारूकी और उसके बाद दीगर लोग मुसलसल जा रहे हैं। अब कहानी क्या है? ये जाहिर सी बात है कि जाना बगैर मर्जी के नहीं हो सकता। तीन बड़े हम फैक्टरों की मर्जी है, एक खुद हम्माद सिद्दीकी, फिर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत, और तीसरी कुछ और लोग। सही है। तो अब अगर ये जाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम्माद सिद्दीकी की तरफ क्या झुकाव एमक्यूएम पाकिस्तान का है और उनकी आमद क्या बहुत ज्यादा करीब मुतवक्किल है या नहीं है। आज वीकेंड था और वीकेंड के दौरान आमतौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के दोनों धड़े, चाहे वो पीएसपी का फैक्टर हो चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर हो, वो दोनों अपनी अपनी सरगर्मियां करते हैं। लेकिन इन सरगर्मियों के दौरान होता यह है कि बहुत ज्यादा एक्टिवेशन रहती है। मगर आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 3 दिन यानी कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये वो 3 दिन होते हैं कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इस्लामाबाद से कराची आते हैं, मुस्तफा कमाल साहब भी कराची आते हैं, तो जाहिर है उनमें एक्टिवेशन बढ़ जाती है और फिर वो एक्टिवेशन हो जाती है। तो अब मसला यह है कि है तो सब कराची में ही, लेकिन एक्टिवेशन नहीं है। और एमक्यूएम के पीएसपी फैक्टर ने 26 तारीख को अपने जलसे का ऐलान किया हुआ है। अब जब उसने जलसे का ऐलान किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये हफ्ता जब जलसे की तैयारी की आप बात कर रहे होते हैं तो उसमें काफी सरगर्मियां तेजी के साथ पाई जाती है। मगर कुछ निजी तकरीबात शायद ऐसी है कि जिसकी वजह से ये इवेंट्स नहीं हो सका। अगले 5 दिन यकीनी तौर पर वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रख सकें और एक्टिवेशन पे जा सकें। 19 तारीख है, 26 को उनका प्रोग्राम है, यानी अगले इतवार को। मगर उससे पहले ही मैं आपको बड़ी खबर ये दे रहा हूं कि उससे पहले ही हफ्ते के रोज यानी कि 25 तारीख को महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद एक बड़ा प्रोग्राम करने की तरफ जा रहे हैं। अभी तक ग्राउंड पे शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जहां पर पीएसपी फैक्टर अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, मुख्तलिफ जो कराची के यूनिट्स हैं वहां पर तो वो एक्टिवेशन नजर आया, लेकिन अब वो एक्टिवेशन जरा सा मध्यम हुआ और अब जो एक्टिवेशन बढ़ रहा है वो लांडी के अंदर आफाक अहमद के जलसे का बढ़ता जा रहा है। और आफाक अहमद की जलसे के हवाले से तैयारियां और ये तमाम चीजें बड़ी तेजी के साथ जारी है। क्या आफाक अहमद ऐलान करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में कहा था कि वो एक बड़ा अनाउंसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बड़ा अनाउंसमेंट क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग गैस कर रहे हैं कि क्या एमक्यूएम लंदन के साथ उनके मामला हो सकते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक तहरीक की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो सूबे के लिए बाकायदा मूवमेंट की तरफ जाएंगे। अब ये इसमें शिद्दत आना शुरू हो रही है और उनके अनाउंसमेंट की तरफ जाहिर है सबकी निगाह है। और इस वक्त कराची की सियासत जिस तरीके से लावारिसियत का शिकार है और लावारिसियत यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ी है, अब उसका अंसर ये देखना है कि इसका असर आगे चलकर क्या आएगा। एक और बड़ा अहम नुक्ता मैं आपको देने वाला हूं, इसी हवाले से अब तेजी पकड़ी जा रही है। जमाते इस्लामी, अब मैं आपको दे रहा हूं बड़ी खबर। जमाते इस्लामी में कहा जाता है कि उसमें आमतौर पर तफरीक नहीं होती है और आमतौर पर उसमें तकसीम की खबरें इस तरीके से नहीं आती है। मगर गुज़िश्ता दिनों जमाते इस्लामी से साबका ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुश्ताक, वो जमाते इस्लामी के रुकन के जो कि जमीयत के सरबराह रहे, जो कि जमाते इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा के नाजिम रहे, वो के जो कि बुनियादी रुकनियत में उसकी शमूलियत होती है, वो के सेनेटर मुश्ताक के जो कि बाद में जमाते इस्लामी के ही टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए, उन्होंने जहां जमाते इस्लामी से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है और जमाते इस्लामी ने उनसे कता ताल्लुक ही कर लिए। मगर अब
उनकी तरफ से बड़े शदीद इल्जामात आयद हो रहे हैं। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है। उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इवेंट्स में कहा कि जमात इस्लामी कराची में कंप्रोमाइज्ड है। उनका कहना यह है कि जमात इस्लामी भी जो सियासत तो कर रही है, वो एक रेजिस्टेंस की सियासत कर रही थी, लेकिन जमात इस्लामी भी किसी के इशारों पर या किसी के कहने पर अपने आप को जिस तरीके से उसको तहरीक चलानी चाहिए थी उसने नहीं चलाई, और वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज नजर आई। लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया है, कंप्रोमाइज नजर आई। तो जमात इस्लामी की अमीर पर ये बातें तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जनाब ये बी टीम है, ए टीम है, बी टीम है, बी टीम ए टीम समझते हैं ना। अब जमात इस्लामी के अंदर से इस हवाले से बहुत ज्यादा शोर मचना शुरू हो चुका है कि ये क्या मामला है। अब दूसरी तरफ ये मामला जा चल रहे हैं, वहीं पर मौलाना के खिलाफ आकर टकरा गए, या फिर मौलाना इस वक्त पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों के साथ क्यों टकराव की कैफियत में, ये बड़ा सवाल है। मौलाना फजल रहमान को जाहिर सियासत करते हुए 80s की दिहाई से अपने वालिद की वफात के बाद से वो सियासत कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराही में उन्होंने जहां जियाउल हक का दौर देखा, उसके बाद बेनजीर के साथ, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद बेनजीर, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद मुशर्रफ, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद इमरान खान, और अब मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ही घात लगाए हुए सियासतदान है, वैसे ही कोई गुफ्तगू नहीं करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों और मुक़तदरा कुव्वतों और मौजूदा हुकूमत पर इस वक्त खुलकर तनकीद करने लगे, और जिसका जवाब दूसरी तरफ से भी आने लगा है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद अपने दिफा के लिए क्या बातें कही है, पहले जरा सी इस बात को सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है आपने मौलाना की ये गुफ्तगू सुनी। मौलाना ने उसके साथ ही एक और मौलाना पर भी इल्जाम आयद किया है, वो है मौलाना ताहिर अशरफी पर। क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। अब मौलाना ताहिर अशरफी ने भी मौका जानकर उनके ऊपर हमला किया है। अब मौलाना ताहिर अशरफी ने क्या कहा है, वो भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का वकला को खिताब मैंने सुना, ये थी जहां मैंने आपसे ये कहा कि बहुत अच्छा जलसा आपने किया। वहां मैंने आपसे ये कहा कि कुछ जुमले, कुछ चीजें आपने सख्त कही। तो मौलानाओं की जंग हो रही है, लेकिन इस मौलानाओं की जंगों में इस वक्त वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों के खिलाफ इस वक्त की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, और पसे पर्दा सियासत में क्या चल रहा है। इस वक्त हमला करना या इस वक्त की गुफ्तगू करना बड़े मायने रखता है। खासतौर पर आप अगर इसकी टाइमिंग पर जरा सा गौर करें तो जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग में इजाफा हुआ है और इस्लामाबाद मुआहिदा थोड़ा सा बैक हुआ है, तो उसके बाद से उनकी गुफ्तगू में ये तेजी आई है। जब तक मौलाना फजल रहमान साहब, अगर आप हालिया सियासत का वक्त अगर देखिए तो इस वक्त जब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत एक जगह पर मौजूद थी और इस्लामाबाद मुआहिदे की बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, तब तक तो मौलाना नहीं बोले। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ईरान और अमेरिका के हमले शुरू हुए और कुछ ऐसे मामला सामने आ रहे कि जिसके बाद अब मौलाना ने बोलना शुरू किया है। दर हकीकत सियासत में सर आईना कुछ और होता है, पस आईना कुछ और होता है। हमारे यहाँ आमतौर पर यह कहा जाता है कि कुछ लोग पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों के खिलाफ तनकीद इसीलिए करते हैं कि शायद उनको उनके साथ बैठना गवारा हो या किसी बात पर अनदिन हो गई हो। और वो कौन सी ऐसी बात है कि जिस पर अनदिन हो गई है, और इस पूरे अनदिन के दौरान क्या मामला हुए, पसे पर्दा क्या मोहरकात है, वो कौन सी डील्स हैं कि जो होना बाकी हैं। क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर मौलाना की, अगर आपने देखा होगा कि मौलाना आमतौर पर इस तरह के बयान जरूर देते हैं, लेकिन बराह रास्त तसादुम की कैफियत में नहीं जाते हैं। अब तसादुम उस हद तक वो लेकर जाते हैं जब तक उनकी बात नेगोशिएट ना कर ली जाए या उनके साथ गुफ्तगू ना कर ली जाए। अब एक मामला सामने आया कि दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ईरान के एटमी न्यूक्लियर प्लांट पर, न्यूक्लियर प्लांट पर, या जिसे सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट कहा जाता है, उसके ऊपर अटैक हुआ है और अमेरिका ने अटैक किया है। जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक होता है तो उसके बाद तापकार शुआएं यानी रेडियो एक्टिविटीज के इखराज का बहुत ज्यादा इम्कान होता है, और जब तापकार शुआएं निकलती हैं तो उसके असरात इंसानों पर, जानवरों पर और तमाम जानदार चीजों पर बराह रास्त होते हैं। अब इस एटमी प्लांट पर धमाके के बाद IAEA ने भी इस हवाले से फोकस करना शुरू कर दिया है। क्या वाकई में इस एटमी प्लांट पर धमाके के बाद अब
वहां से तापकार शुआएं निकलना शुरू हुई हैं और उससे कितना ज्यादा एरिया मुतासिर होगा, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें वहीं पर है। दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत पर एक हमला कर उनका डीसैलिनेशन प्लांट यानी कि पानी के प्लांट को नुकसान दिया है। इस सारी सूरत हाल में इस पूरे हफ्ते के अंदर भी आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के और इस्लामाबाद मुआहिदे की कोई इम्कानात नजर नहीं आते। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कोशिश की जा रही है लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है। मेरा इस खबर का आंसर ये है कि इस सारी सूरत हाल में आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा हो रहा है और जब ये इजाफा हो रहा है तो यहां पर रोज की बुनियादों पर पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। जब ये इजाफा होगा तो बहुत सारे लोग ये खदशात का इजहार कर रहे हैं कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें 400 के करीब जा सकती है। ये खतरे की घंटी है कि जो सुनाई दे रही है। हुकूमत ने अपने गले की घंटी निकालकर ओगरा और पेट्रोल देने वाली कंपनियों के ऊपर डाल दी है, मगर इससे क्या मसला हल होगा और अवाम अब अपना गुस्सा कहां पर निकालेंगे। जिस तरीके से इस जंग में शिद्दत आएगी और इसका दौरानिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाकिस्तान पर माशी बोझ में भी इजाफा होता जाएगा और इसका बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करने की बजाय अवाम पर बराह रास्त मुंतकिल कर रही है और जब बराह रास्त मुंतकिल कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इससे महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा। अभी तक के लिए इतना ही, और भी कुछ खबरें मुझे देनी थी लेकिन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अभी के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।